दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहां पर दो चरों की बात की है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहां पर दो का मतलब तो दो ही होगा, चरों का मतलब चर होगा, वाले रैखिक का मतलब रेखा, और समीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। यहां पर एक बात क्लियर है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो दो चर की बात यहां पर की जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर समीकरण का मतलब समझते हैं कि यह समीकरण वास्तव में होता क्या है, क्योंकि समीकरण के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अब 10th में पढ़ना है, और समीकरण के बिना काम होना नहीं है। 11th और 12th में भी समीकरण का यूज किया जाता है, मतलब जहां पर मैथ्स लगेगा वहां पर तो समीकरण रहेगा ही रहेगा। लेकिन वास्तव में समीकरण होता क्या है, देखिए हमने एक बहुपद पढ़ा था, बहुपद, और एक नाम है समीकरण। अगर मान लिया जाए कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो ये समीकरण होगा, और p ऑफ x इज इक्वल टू अगर x² प्लस 3x प्लस 1 है तो ये बहुपद होगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं बहुपद और समीकरण में, दोनों में समीकरण क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण का मतलब डायरेक्ट समानता से है, समानता से, समान। दो क्वांटिटी क्या होती है इसमें समान होती है। समान का मतलब ये बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर हमारे पास में एक तराजू है और इस प्रकार से तराजू है हमारे पास, और तराजू में आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर एक इस टाइप से बैलेंस होता है, बैलेंस होता है। अगर हमें मान लिया जाए कि कोई सामान खरीदना है तो हम एक तरफ सामान को रखते हैं और दूसरे तरफ उसकी माप को रखते हैं कि 1 किलो है कि 2 किलो है, और इस प्रकार से हम इसको तोलते हैं। और जब दोनों का मान अगर बराबर हो जाता है, जितना हमने इधर वेट रखा, जितना भार रखा, उतनी अगर सब्जी या उतना सामान वहाँ पर है तो ये वाला इंडिकेट करेगा कि ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर है। तो यही समीकरण है। समीकरण मतलब समान, इसके बराबर के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर असमान रहेगा तो क्या होगा, इधर वजन ज़्यादा रहेगा तो इधर वजन दिखेगा, इस प्रकार से कांटा दिखेगा, और इधर वजन रहेगा तो कांटा इस टाइप से इस ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर का मतलब, समीकरण का मतलब होता है समान, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर समान है तो उसको क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। तो फिर कई बच्चे बोलते हैं कि फिर ये यहाँ पर भी तो समान लगा है ना, यहाँ पर भी तो बराबरी का चिन्ह है, फिर ये समीकरण क्यों नहीं हुआ, ये बहुपद क्यों है। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने इस प्रतीक का चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग किया है। यहाँ पर देखिए कि x² प्लस 3x प्लस 1 को कभी हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, इसी को x² प्लस 3x प्लस 1 को q ऑफ x बोलते हैं, और इसी को p ऑफ x बोलते हैं। हमारी मर्जी है जो भी हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कई बार तो हम ऐसा ही बोलते हैं y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। तो राइट हैंड साइड में समीकरण तो एक ही है, मतलब बहुपद एक ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने p ऑफ x या q ऑफ x या f ऑफ x या y का उपयोग किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा कि ये वास्तव में दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें बराबरी का चिन्ह लगेगा वो समीकरण रहेगा, अदरवाइज समीकरण नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अब समीकरण की बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये समीकरण नहीं है और वो समीकरण है। जिसमें बराबरी का चिन्ह रहेगा वो समीकरण रहेगा, इसमें बराबरी का चिन्ह है लेकिन ये इसका प्रतीक है, इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक है। अब रैखिक की बात की है तो रैखिक का मतलब ये होता है कि एक रेखा, रेखा का मतलब क्या होगा, अगर हम किसी भी समीकरण का एक ग्राफ बनाएंगे, 9th क्लास में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा था कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, और किसी भी समीकरण को हम अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो ग्राफ बनाने के बाद में ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से x अक्ष होती है, ये x डैश बोलेंगे, और ये y हो गया, और ये क्या हो गया, y डैश। और हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं हम अभी सीखेंगे भी, और ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए हमें। क्या होना चाहिए, सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते तो सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी, कैसी होगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी सरल एक रेखा प्राप्त होगी।
तो रेखिक का मतलब ये होता है कि अगर हम इस समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो एक रेखा, सीधी सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो समान का मतलब हम इसको देख के बोल सकते हैं कि ये समीकरण है। रेखिक का मतलब हो गया कि एक इसका अगर ग्राफ बनाते हैं हम तो एक रेखा प्राप्त होगी। और दो चरों की बात की है। कितने चरों की? दो चरों की। यहाँ कितने चर दिखाई दे रहा है? केवल एक चर दिखाई दे रहा है। तो चर कितने होना चाहिए? केवल दो चर होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रेखिक समीकरण। अब हमने ये समझ चुके हैं कि समीकरण क्या होते हैं। रेखिक का मतलब उसकी अगर हम रेखा उसको अगर ग्राफ पेपर पर अगर हम प्रदर्शित करें तो एक रेखा का निर्माण करेगा और उसके साथ साथ में कितने चर होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें कि 2x + 3y = 6 ऐसा आ गया। 2x + 3y = 6 ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है या नहीं है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो समीकरण होना चाहिए, तो इसमें बराबरी का चिन्ह लगा हुआ है। हाँ लगा है, ठीक है। अच्छा, रेखिक होना चाहिए मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक रेखा बनेगी। और कैसे बनेंगी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो रेखिक भी है और कैसे है अभी देखेंगे हम। उसके बाद में हम बोलेंगे कि हाँ ये रेखिक है, ठीक है। दो चरों की बात की है तो हाँ इसमें x और y दो चर है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण बन गया। अब रेखा कैसे बनती है हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2x को उस साइड कर देते, तो 3y = 6 - 2x। तो y = कितना हो जाएगा? 6 - 2x / 3। और यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से कुछ मान ज्ञात करें तो x और y, अगर x का मान 0 रखा जाए तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखा जाए तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया तो 0 0, तो ये 0 हो गया। अगर x का मान 3 रखा जाए तो 3 दूनी 6, अच्छा 4 दूनी 8 और 5 6 रखा जाए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर यहाँ पर मान 6 रखा जाए तो 6 - 12, 6 - 12 -6 और -6 / 2 तो -2। x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 - 12 -6 हो जाएगा, -6 / 3 तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पेपर पर हम बना के देखते है ना। ये सारी बातें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं अभी ये इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में ये रेखा का निर्माण करती है क्या। 1 2 ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसको। 1 2 3 और 1 1 सेंटीमीटर पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। 1 1 सेंटीमीटर पर प्रदर्शित करेंगे। x में 0 और y में 2, x में 0 और y में 2 ये यहाँ पर है। x में 3 और y में 0, 3, 0 और x में 6 और y में -2। तो x में 6 का है 2 3 4 5 6 और -2 नीचे है और ये यहाँ पर इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गए। और इसको हम तीनों को एक मिलाते हैं। देखिए तीनों को मिलाने के बाद में हमें क्या हो रही है? यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त हो रही। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये क्या है? सरल रेखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? रेखिक है। तो रेखिक क्लियर हो गया, समीकरण क्लियर हो गया, इसमें दो चर यूज हुए तो इसको क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण बोलेंगे। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। अगर क्या कोई भी समीकरण दिखेगा हमें तो हम क्या उसको ग्राफ पेपर पर बना के देखेंगे कि वास्तव में रेखिक है या नहीं है? तो नहीं, केवल समीकरण को देख के भी हम बता सकते कि ये रेखिक है या नहीं है। कैसे? यहाँ अगर x की पावर भी 1 है और y की भी पावर 1 है, ये यहाँ x की जो घात है वो 1 है और y की भी घात अगर 1 है तो वो रेखा ही बनेगी, मतलब रेखिक समीकरण ही बनने वाला है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम केवल इतने को देख के हम बता सकते कि ये वास्तव में रेखिक समीकरण है या नहीं है। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो रेखिक समीकरण बनते कैसे हैं? तो रेखिक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो युगपत समीकरण पढ़ना है। युगपत समीकरण मतलब दो रेखिक समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। तो दो रेखिक समीकरण बनेंगे कैसे? और समीकरण बनाने के लिए हमें क्या किया जाएगा? दो स्थितियां दी जाएगी, एक स्थिति दी जाएगी और दूसरी स्थिति दी जाएगी। इस प्रकार से दो स्थितियां दी जाएगी और फिर लास्ट में बोला जाएगा कि इनके मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए।
ऐसा बोला जाएगा। तो इससे हम रेखिक समीकरण बना सकते हैं, और वो कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ओवरऑल हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, घर में कहाँ कर सकते हैं, आपस में दोस्तों के बीच में जब बैठे हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कई बच्चे पढ़ लेते हैं और क्यों पढ़ा तो पता ही नहीं, तो उसका हमें कारण मालूम होना चाहिए कि वो वास्तव में क्यों पढ़ा जा रहा है। अब मान लिया जाए कि दो दोस्त हैं और हमारे पास में दो दोस्त है, सपोज करें कि एक एक्स है और दूसरा कौन है, वाई। इस प्रकार से दो दोस्त है और दोनों का क्या हुआ, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक एग्जाम हुआ और उनके मैथ्स में कुछ नंबर मिले, और उनने दोस्तों ने बोला, तीसरे दोस्तों ने उनसे पूछा, अच्छा बताओ यार तुम बहुत अच्छे दोस्त हो तो आप दोनों को नंबर कितने मिले। तो उनने जवाब दिया कि हमारे दोनों के नंबरों का योगफल जो है वो 60 है। कितना है, दोनों के नंबरों का योगफल 60 है। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि दोनों के अंकों का योगफल कितना है, 60 है। और फिर और दूसरा स्टेटमेंट बोला उनने बोला कि मेरे जो अंक है इसकी अपेक्षा 3 गुना है। क्या बोला यहाँ पर कि मेरे अंक मेरे दोस्त की अपेक्षा कितने 3 गुना है। तो बताइए कि अब हमें कितने अंक प्राप्त हुए। कितना मज़ेदार काम है। अब यहाँ पर हम कैसे इसका निर्माण करते हैं यहाँ पर ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले ये देखा जाता कि क्या पूछा गया है। तो हमें ये पूछा गया कि इन दोनों दोस्तों के अंक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते कि पहले दोस्त के अंक कितने हैं, एक्स है, दूसरे दोस्त के अंक क्या है, वाई है। अब प्रथम शर्तानुसार कोई भी क्वेश्चन हो हमें दो शर्त दिखेगी, एक शर्त यहाँ पर दिखेगी और एक शर्त यहाँ पर दिखेगी। तो पहले इस शर्त का यूज़ करते, फिर इसके बाद में इस शर्त का यूज़ करते। क्या बोला है, दोनों के अंकों का योगफल कितना है, 60 है। तो देखिए पहले दोस्त के अंक और दूसरे दोस्त के अंक, मान लिया जाए कि पहले दोस्तों को x अंक प्राप्त हुए, दूसरे दोस्तों को कितने हुए, y अंक प्राप्त हुए। तो दोनों का योगफल कितना है, 60 है। ऐसा पहले स्टेटमेंट में बोला है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि एक दोस्त को, पहले दोस्त को दूसरे दोस्त की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा नंबर मिले। कितने, 3 गुना। किसको ज़्यादा मिले, इसको। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। कितने, 3 गुना, मतलब 3 का इसमें अगर गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। देखना ज़्यादा किसको मिले है, एक्स को, कम किसको मिले है, इसको मिले है। तो 3 का गुना किस में करेंगे, जो कम रहेगा उसमें 3 का गुना करेंगे। याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। कई बच्चे क्या है यहाँ पर बड़ा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास में ये तराजू है और इस प्रकार की तराजू है, ठीक है। और जो तराजू है ऐसा, हमने इधर क्या रखा, वजन रखा और इधर कुछ सामान रखा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सामान यहाँ पर रखा है। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कांटा बिल्कुल सीधा यहाँ पर रहेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, और मतलब यहाँ पर वजन ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दोनों को बराबर करना है तो वजन किधर बढ़ाएंगे, हम इधर बढ़ाएंगे कि इधर बढ़ाएंगे, जिधर कम है उधर बढ़ाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि एक्स और वाई है, एक्स को वाई की अपेक्षा ज़्यादा नंबर मिले हैं, दोनों को बराबर करना है तो जिधर कम रहेगा उधर गुना किया जाता है, जिधर कम रहेगा उधर प्लस किया जाता है। अगर बोला जाए तो जिधर कम है उधर गुना या प्लस किया जाता है, और जिधर ज़्यादा है अगर भाग देना है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 का भाग भी दे सकते हैं। क्या बोला है, इसको इसकी अपेक्षा 3 गुना नंबर मिले तो इसका अगर 1/3 किया जाए, 3 का भाग दिया जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं। माइनस करने की बात की जाए तो जो बड़ा है उसमें से माइनस किया जाता है। तो ये हम अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी। तो तरीका क्या होता है इसका, जो पूछा जाता है उसको मान लिया जाता है, फिर उसके बाद में प्रथम शर्तानुसार तो एक समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ प्रथम शर्तानुसार, और दूसरा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब इन समीकरणों का करेंगे क्या, और इन समीकरणों को क्या हम हल करेंगे, और हल कैसे किया जाता है उसके लिए हम अलग अलग विधियाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहली विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन
विधि। तो हमें 4 प्रश्नावली पढ़ना है। पहली प्रश्नावली में तो हमें केवल ये बनाना सीखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 प्रश्नावली पढ़ेंगे हम। एक में ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, दूसरी में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विलोपन विधि पढ़ेंगे, फिर वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। विधियाँ हमें आना चाहिए और कैसे बनाएंगे वहाँ पर तो हम एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे ही। और चैप्टर वाइज हम पहले इस पर डिस्कशन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हर एक विधि समझने के बाद में उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में पढ़ना है हमें, चारों में से कोई भी विधि अप्लाई करेंगे और ये डायरेक्ट हमें ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी, ऐसे समीकरण नहीं मिलेंगे, उसको रूपांतरित करना होगा और फिर उसके बाद में ये कोई भी विधि अप्लाई करना है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये रेखिक समीकरण है या नहीं है, और इसका जो वास्तविक रूप होता है वो कैसा होता है। ये होता है ax + by = c, ठीक है। अच्छा, ax + by + c का मतलब क्या है? यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी अचर संख्या हो सकती है। अचर संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 9 ऐसा कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकती है। तो a, b और c क्या रहेंगे? अचर रहेंगे, और x और y क्या रहेंगे? चर रहेंगे। अगर ऐसा रूप है तो उसको हम रेखिक समीकरण बोलेंगे। या तो फिर रूप ऐसा भी मिल सकता है ax + by + c = 0। यहाँ पर क्या हो गया? जो अचर संख्या है वो राइट हैंड साइड में न रह के लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है। तो दोनों में से किसी भी रूप से क्वेश्चन हो हम उसको रेखिक समीकरण बोलेंगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़ना है। तो 2 चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण पढ़ना है। तो युगपत का मतलब 2 समीकरण रहेंगे। जब 2 समीकरण रहेंगे तो हम इसको पहले समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 बोल सकते हैं, या तो = c1 बोल सकते हैं, और a2x + b2y = c2 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। और फिर इनको कैसे हल करना है तो हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया कि हमारे पास 4 विधि है, चारों विधि में से कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि स्पेशली विलोपन विधि करो, या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, या ग्राफीय विधि से करना है, या वज्र गुणन विधि से, तो फिर उस विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उसमें 3.1 में ये देखना है कि ये जो समीकरण बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते, फिर उसके बाद में अतिरिक्त क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये इस चैप्टर में एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर हम एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अतिरिक्त क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 2 कंडीशनें दिखेंगी हमें, एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अब वो कैसी दिखेंगी, बस एक दोनों कंडीशनों को पहचानना है हमें। देखना फिर से, हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, और हमारे पास में 2 स्थितियां मिलेंगी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, और दोनों स्थितियों को पहचानना है कि पहली स्थिति कौन सी है इसमें और दूसरी स्थिति कौन सी है। और दोनों स्थितियों से हमारे पास में 2 समीकरण मिलेंगे, इससे एक समीकरण मिलेगा और इससे एक समीकरण मिलेगा, और उस समीकरण को कैसे बनाना है वो हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर करना कैसे है तरीका हमें मालूम होना चाहिए। देखिए मैं एक तरफ से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। अब कौन बोल रहा? आफ्ताब बोल रहा। किससे बोल रहा? उसकी पुत्री से बोल रहा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा हो, है ना। और उसकी पुत्री से कितना था? 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह क्या मनोरंजन है? मतलब ऐसा बोला है कि उसका तथ्य है या नहीं है, तो तथ्यपूर्ण है या नहीं है, ये कहने का मतलब है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। जो हम इन समीकरणों को इस रूप में परिवर्तित करेंगे, एक्स और वाई के रूप में परिवर्तित करेंगे, उसको बीजगणितीय रूप बोला जाएगा। और इन समीकरणों को ग्राफ में अगर कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसको ग्राफीय रूप कहा जाएगा।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी है, एक तो ग्राफिक्स रूप और एक बीजगणितीय रूप। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं हम। पहले तो बीजगणितीय रूप, किसी भी क्वेश्चन का पहले बीजगणितीय रूप बनाना चाहिए और उसके बाद में फिर ग्राफिक्स रूप बनता है इसका, ठीक है। तो आलेख रूप बोलिए चाहे ग्राफिक्स रूप बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। कई बार आलेख रूप भी बोला जाता है। तो देखना क्वेश्चन की सिचुएशन को कैसे पहचान रहे हम। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में यहाँ पर ये समझ में आ रहा कि आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों की उम्र की बात की जाती है, दोनों की उम्र मान लेंगे, ठीक है। माना आफ्ताब की आयु की वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। हमने क्या किया, आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात की है, तो दोनों की आयु को हम मान लेते हैं। और मानना कैसे है, दो चरों में मानना है हमेशा, ठीक है। एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है। अभी हम इसके बाद में वर्ग समीकरण में पढ़ेंगे, तो वर्ग समीकरण में केवल एक चर की बात की जाती है। यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण नाम से क्लियर है ना, चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हमें दो चर यहाँ पर मानना है। अब आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की आयु, तथा उसके पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दो लोगों की बात की है तो दोनों की हमने आयु यहाँ पर मान ली। अब क्या बोला है, अब पढ़ना चालू करते हैं। मैंने बताया था कि दो कंडीशन मिलेंगी इसमें। दो कंडीशन कैसी मिलेगी, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक स्टेटमेंट मिल गया, एक कथन मिल गया, और इससे पहला समीकरण बनेगा। देखिए अगर वर्तमान आयु इनकी 100 है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी। जैसे मान लिया जाए कि मेरी आयु आज 10 वर्ष है, एक एग्जाम्पल, मेरी आयु कितनी वर्ष की है, 10 वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, 3 वर्ष। क्या किया मैंने, आज मेरी अगर आयु 10 वर्ष है तो इसमें से 7 कम कर दिया तो 3 वर्ष हो गया। तो 10 - 7 किया ना, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी होगी, 1 - 7 वर्ष। वह उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7 वर्ष होगी। दोनों की तो कम होगी ना, 7 वर्ष पहले जो भी वर्तमान में इनकी आयु है उससे 7 वर्ष पहले इतनी आयु होगी। तो देखिए ना क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व की बात की है, तो मैंने 7 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु निकाल दी। अब क्या बोला है, ये देखिए, ये आफ्ताब है और ये क्या है, उसकी पुत्री है, y - 7 क्या है, इसकी पुत्री है। देखना समीकरण बनाना कितना ईजी है। ये आफ्ताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व, और ये उसके पुत्री की आयु है 7 वर्ष पूर्व की। 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर मान लिया जाए कि दो लोग हैं, दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। अगर ए बी से 2 गुना है तो 2 का गुना किस में करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि बी में, ए में करेंगे। देखना फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर बी से 2 गुना है तो किस में गुना करेंगे, इसमें 2 का गुना करेंगे। जो छोटा है उसमें 2 का गुना करेंगे तब तो बराबर होगा ना। जैसे एक तराजू है, तराजू में अगर मान लिया जाए कि इधर 2 किलो है और इधर 1 किलो है और दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, जिधर कम है उधर वजन बढ़ाएंगे ना। तो जिधर कम है जो छोटा रहेगा उसमें तो गुना करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुना है, तो 7 का गुना किस में करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में करेंगे। ये याद रखना। कई लोग क्या है, आफ्ताब 7 गुना है तो आफ्ताब की उम्र में 7 का गुना करते हैं, तो 49 गुना हो जाएगा ना। फिर तो जो छोटा रहेगा उसमें गुना करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, x - 7 = 7y - 49, और ये इधर हो जाएगा तो x - 7y = 49, ये इस साइड जाएगा तो माइनस और 42,
42 और ये बन गया समीकरण 1। ऐसा बनाना है समीकरण। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अभी। मैंने क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बस यही तक किया हमने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व, और समीकरण 1 मिल गया। अब पुनः क्या किया, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी। आज मेरी अगर आयु 40 वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी मेरी आयु, 43 साल हो जाएगी। तो क्या किया, मेरी आयु में 3 को प्लस किया। तो यहाँ पर क्या बोला, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। 3 वर्ष व उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y + 3 वर्ष होगी। तो सिंपल है। अब प्रश्नानुसार, यहाँ पर भी हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब यह है कि जैसा प्रश्न में बोला गया 7 गुना है, इसलिए हमने 7 गुना किया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, आफ्ताब की आयु क्या है, x + 3 है, और उसके पुत्री की आयु y + 3 है। देखना फिर से, ठीक है। ये प्रश्नानुसार और दोनों को बराबर करना है मुझे। क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, ये है आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु ये है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। छोटा कौन है, उसकी पुत्री है, बड़ा कौन है, आफ्ताब है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 गुना बोला है, तो किसमें 3 का गुना करेंगे, आफ्ताब की आयु में कि उसकी पुत्री की आयु में, तो पुत्री की आयु में। और किसका, 3 का गुना, ठीक है ना। तो जो छोटा रहेगा उसी में हमें गुना करना है। तो x + 3 = 3y + 9, और ये इस साइड जाएगा तो x - 3y = ये इस साइड जाएगा तो 6, और ये बन गया समीकरण 2। अब हमें क्या बोला था, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप बोला है, तो अर्थात बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, ये 2 समीकरण बने ना हमारे पास में, x - 7y = -42 और तथा x - 3y = 6 हो गए। ये क्या हो गए, ये बीजगणितीय रूप है। क्लियर हो गई बात। अब हमने बीजगणितीय रूप निकाल दिया। अब क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो किस प्रकार से व्यक्त करते, मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे इसका। अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, अब इसको हटा दो, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब मेन सारी बातें क्या है, ये सब ये समीकरण आने तक की बात है। समीकरण आ गया तो अपना काम हो गया। अब ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता, इसके बारे में हम समझते हैं। वैसे हमने 9th क्लास में इसको पढ़ा था ग्राफीय रूप में, और वहाँ काफ़ी सारे ग्राफ भी बनाए थे हमने। फिर भी हम यहाँ पर फिर से और एक बार समझते हैं। पहला काम क्या है, समीकरण 1 से 2 समीकरण है ग्राफीय रूप। यहाँ पर और एक बार थोड़ा सा शार्ट में समझ लेते हैं। रेखिक समीकरण है। रेखिक क्यों, क्योंकि यहाँ x की और y की घात क्या है, 1 है, इसलिए इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। ये बात क्लियर है, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो कितनी रेखाएं बनेंगी, यहाँ 2 समीकरण बने, एक ये है और एक ये है। तो 2 समीकरण है, तो 2 रेखा हमें बनाना है। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x - 7y = -42। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। या तो ये इक्वल है ना, इक्वल के इस साइड में या तो केवल x को रहने दो या तो केवल y को रहने दो, किसी को भी, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, x को इस साइड रहने देता हूँ और 7y उस साइड जाएगा, तो 7y - 42 हो गया काम। बस याद रहे कि इसके साथ में गुणांक भी नहीं रहना चाहिए और डिवाइड वगैरह में भी नहीं रहना चाहिए, भाग में भी नहीं रहना चाहिए, केवल x रहना चाहिए इधर, या तो फिर केवल y रहना चाहिए।
अगर y इधर रहेगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7y उधर गया और 42 इधर आ गया, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। एक यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाना है और कम से कम उसमें उस टेबल में 3 वैल्यू रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखना कैसे, आसान काम है। यहाँ पर y का मान ऐसा रखना है कि आप ग्राफ पर बड़े आसानी से दिखा सको। y का मान रख रहा हूँ मैं 3 रख रहा हूँ, y का मान 3 रखा तो 7 तिया 21, और इसमें से 42 में से 21 को अगर माइनस किया जाए, 42 में से 21 को माइनस किया जाए तो 21 बहुत बड़ा हो रहा, तो फिर 4 रखते हम, यहाँ पर 4 रखते। तो क्या हो गया 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, और इसमें से 28 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 तो 4 और 28 तो 3 3 1 14 माइनस 14 हो गया। अच्छा, इसका मान अगर 5 रखा जाए, इसका मान 5 रखे तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 7 5 35 35 और माइनस 7, और अगर 6 रखा जाए, 7 छक्कम 42, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी मान बड़ा दिखाई दे रहा हमें, इसको भी और छोटा करते, हमारी मर्जी है ना, कोई भी 3 मान रखना है हमें, ठीक है ना। कई बच्चे तो बड़े इसी में उलझते हैं कि क्या रखे सर, कभी आप मैंने 5 रखा तो फिर बच्चे रखना चालू करते हैं कि नहीं हम भी 5 ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमने रख के देखना है और ऐसा मान देखना है कि कम से कम मान आए, यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर y = 7 रख के देखते हैं तो कितना हो गया, 7 7 49, और 49 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से, अब ये 7 ठीक है ना, पहले बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, 14 आ रहा था, तो उसकी अपेक्षा ये 7 ठीक है। तो हमने एक इसको यूज़ किया समीकरण 1 से, तो एक टेबल यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से हमें समीकरण 2 को यूज़ करना है, और समीकरण 2 को यूज़ करेंगे तो समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से अगर देखते हैं तो समीकरण 2 क्या है, x - 3y = 6 है। मैंने क्या बताया, किसी भी एक चर को उधर ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक चर रहना चाहिए, तो मैं x को इधर रख रहा हूँ तो 6 + 3y हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर अब सेम इसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, और उसमें 3 मान लेना है हमें, 2 मान से भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर केवल 2 मान लेते, कई बच्चे 2 मान लेते हैं, इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा कि दोनों मान अपने सही है या नहीं। अभी जब डायग्राम बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, तब बताऊंगा मैं कि क्या 2 मान में और 3 मान में क्या अंतर होता है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। y का मान अगर 0 रखा जाए तो x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। y का मान अगर -1 रखा जाए तो -3, और 6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया। और -2 रखा जाए तो -2 रखा जाए तो इसका मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 मान आ गए। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं, उसको ग्राफीय विधि द्वारा बोला है ना, ग्राफ से प्रकट करना है हमें, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं आप, है ना, फिर भी और एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पर क्षैतिज रेखा बना रहा हूँ, ये ऐसी क्षैतिज रेखा बना दी, और इस क्षैतिज रेखा का नाम ये ऐसा तीर लगाना है दोनों इधर, ठीक है, और x और x' लिखना है, x उधर और x' इस साइड। एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाना है, वर्टिकल, और इस प्रकार से मैंने एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसकी बना दी। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या रखना है, y और y'। और ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी बातें हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ चुके। इसका ये मूल बिंदु होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम 7 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा। अब इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। एक समय 7 तो y में कितना है, 7 है। देखिए एक समय 7 मतलब ये धनात्मक x, ये ऋणात्मक x, ये धनात्मक y और इधर ऋणात्मक y। एक समय 7 मतलब +7 ये है, और y में 7 मतलब इधर है। दोनों को इधर से ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर हो गया 7,7, ऐसा बन गया। अब दूसरा क्या है, -7, एक समय -7 और y में 5, एक समय -7 हो गया, है ना। ये x अक्ष है, ऋणात्मक इधर है और धनात्मक उधर है। x अक्ष में -7 और y में 5, y में 5, 1 2 3 4 5, और इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर
मिला देंगे और इसका नाम कितना है -7 ये ऐसा। और तीसरा क्या है, x में 0 तो y में 6, x में 0 ये यहाँ पर है और y में 6 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा 6, 0 ये हो गया, नहीं 0, 6। x में 0 है और y में, x में 0 है, x में 0 और y में 6 है, और बाकी के सही लिखे -7 5 7 7, ठीक है। और अब तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। देखिए ये जो तीनों बिंदु है, तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार से तीनों बिंदु एक सीधी लाइन पर मिल जाएंगे। अभी मेरे थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, और वो इसलिए हो सकते हैं कि क्योंकि मैं ग्राफ पर नहीं बना रहा हूँ ना। आप जब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सीधी रेखा में मिल जाएंगे तीनों बिंदु। अगर 2 ही बनाते तो क्या होता, अगर यहाँ पर केवल 2 ही मान लेते तो हमारे पास में एक बिंदु नहीं मिलता, केवल 2 ही बिंदु मिलते। और जब 2 बिंदु मिलते तो दोनों अगर बिंदु अगर इधर उधर गलत हो जाते तो हम वेरीफाई नहीं कर पाते, उसको सही है या नहीं है उसको चेक नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या करना है, हमें 3 बिंदु लेना है, और तीनों बिंदु अगर एक लाइन पर है इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। अब इसको देखते हम, x में 6 और y में 0। x में 6 कहाँ है, ये यहाँ पर है, और y में 0 मतलब यहीं पर होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है 6, 0, 6, 0। x में 3 और y में -1, x में 3 1 2 3 और y में -1, तो ये नीचे की ओर, ये यहाँ पर, इसका नाम है 3, -1। अच्छा, x में 0 और y में -2, x में 0 और y में -2, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0, -2 ऐसा। और तीनों को हम एक लाइन पर मिला देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीनों को अगर एक लाइन पर मिलाएंगे, थोड़ा सा ये बिंदु ऊपर होना चाहिए, है ना। जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना तो वो एग्जैक्ट मिलेगा वो। ये यहाँ पर मैं इस प्रकार से एक लाइन खींच देता हूँ, और इस लाइन को खींचने के बाद दोनों इधर एरो लगाना है। और इस लाइन का नाम क्या है, क्योंकि हमारे पास में 2 लाइन है, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। 2 समीकरण है ना, इस समीकरण से ये लाइन बनी है, तो यहाँ पर इस समीकरण का नाम लिख दो, x - 7y = -42, ये हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y = 6। ऐसा लिखने से क्या पता चलेगा, इस ग्राफ में हम बता सकते हैं कि ये जो हमने लाइन बनाई है वो किसकी है, इसकी है, और ये वाली जो लाइन बनी है वो इसकी है। तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था इसका बीजगणितीय रूप बताइए, तो बीजगणितीय रूप तो ये हो गया। और ग्राफीय रूप बताना है तो ग्राफ, इस प्रकार से हमने ग्राफ बना के बता दिया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है ना। एक क्रिकेट कोच है, उसने क्या किया, 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखना, हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था कि हमें 2 सिचुएशन मिलेंगी, 2 कंडीशन मिलेंगी, 2 स्थितियां हमें मिलेंगी, बस उसी स्थितियों को पहचानना है। पहले हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जब बल्ले की बात की है और गेंदों की बात की है, तो बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य हम यहाँ पर मान लेते, तो माना। फिर उसके बाद में हम स्थितियां को ढूंढेंगे कि 2 स्थितियां हमें कहाँ पर मिल रही है। हमेशा 2 स्थिति मिलने वाली है इसमें, है ना। माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तथा एक बाल का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है। अब हमें जो स्थितियां है वो स्थितियों को ढूंढना है प्रथम शर्तानुसार, और प्रथम शर्त क्या है ये यहाँ पर देखना है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ये यहाँ पर पहली स्थिति दिखाई दे रही है हमें। और उसने क्या बोला, उसके बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। ये दूसरी स्थिति समझ में आ रही है हमें,
क्लियर सी बात है। आप अगर कहीं दुकान में गए और आपको 2 बैट खरीदना है, 2 बल्ले खरीदना है और 3 गेंदे खरीदना है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और उसने बोला कि एक बल्ले का मूल्य इतना है, 1000 रुपये एक बल्ले का मूल्य है और 25 रुपये एक बॉल का मूल्य है। तो आप पूछेंगे बिल कितना हुआ, तो दुकानदार बोलेंगे भैया आप ही जोड़ लो ना कितना हुआ। तो क्या करेंगे, जो जितना बैट का मूल्य था, जितना भी मूल्य है और जितने बैट खरीदेंगे उसका उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 बैट खरीद रहे हैं हम मान लिया जाए, और 1 बैट का मूल्य है और 3 बैट खरीदना है, तो इसका मूल्य का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, प्लस बॉल कितनी खरीदना है, जैसे मान लिया जाए कि 5 बॉल खरीदना है, 5 गेंदे खरीदना है, और एक गेंद का मूल्य अगर सपोज करें कि 25 रुपये है या Y रुपये है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों इसमें इसका गुना करेंगे, 5 बॉल में Y का गुना करेंगे, Y मूल्य है तो आपको इसका टोटल पता चल जाएगा। तो सेम समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, 3 बल्ले खरीदना, कितने बल्ले हैं 3, उसका मूल्य कितना है 1, प्लस गेंदे कितनी खरीदना है 6 गेंदे खरीदना है और उसका मूल्य कितना है Y है, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 3900। क्लियर है ना। ऐसे ही तो कैलकुलेशन करते हैं हम। कहीं पर दुकान में गए, भैया 5 पेंसिल और 2 पेन दे दो आप, तो बोलेगा पेंसिल 1 रुपये की है और पेन 10 रुपये का है, तो जितनी भी पेंसिल लेंगे उसमें 1 रुपये का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जितने भी पेन लेंगे उसमें 10 रुपये का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। तो यही तो बोला है और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दी। अच्छा, इक्वेशन को क्या करते हैं, सरल करते हैं हम।